Welcome students in this new video. Today we are starting a new chapter that is molecular basis of inheritance और इस चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में जिसमें कि हम इनहेरिटेंस पैटर्न्स और चेन्स इनके बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके आगे जब हम बढ़े तो हमें ये चैप्टर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये चैप्टर जो है काफ़ी समझ में। तो एट द टाइम ऑफ मेंडल नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। तो मेंडल के टाइम पर आपको पता है कि फैक्टर्स जो नेम है वो मेंडल ने दिया था, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं इसका जो नेचर होता है, वो फैक्टर होते कैसे हैं, है ना, कैसे एक्ट करते हैं, तो उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं था। आने वाले 100 ईयर्स तक लगभग इस प्रकार के एज्यूम्ड जेनेटिक मटेरियल जिसके बारे में एज्यूम किया गया था, मेंडल ने क्या किया था, एज्यूम किया था, तो इसलिए इसको प्यूटेटिव कहा गया है। मेंडल ने कहा था कि ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बट ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और यू कैन से एक्सप्लेन about the physical nature or the structure of the genes. Okay, genes नाम बाद में आया है, तो फैक्टर्स का जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में नहीं बता पाए थे वो। अगले 100 साल तक भी ये चीज़ जो है ठीक से क्लियर नहीं हो पाई, ठीक है ना। तब जा कर के जब 100 वर्ष पूरे हो गए उसके बाद फिर जो आगे रिसर्चेस हुई हैं, उसके बाद फिर डीएनए का स्ट्रक्चर निकल के आया है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी काफ़ी बड़े ग्रुप में हमारे अर्थ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। आगे चल के ये बात क्लियर हो गई थी। क्लास 11th में आप लोगों ने सबने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन करके न्यूक्लिक एसिड्स को फॉर्म करते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए जो होते हैं, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, और ये हमें लिविंग सिस्टम्स में देखने को मिलेंगे। आप किसी भी लिविंग सिस्टम को देख लीजिए, आपको डीएनए मिलेगा या आपको आरएनए मिलेगा, जो कि उसके जेनेटिक मटेरियल के तौर पर वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए देखने को मिलता है, और आरएनए जो होता है वो कुछ वायरसेस में आपको जेनेटिक मटेरियल के तौर पर मिलता है। आरएनए का मेजर फंक्शन वैसे है क्या? आरएनए ज़्यादातर मैसेंजर की तरह काम करता है, और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसको डीएनए से राइबोसोम्स तक ले जाने का काम करता है। तो इट एक्ट्स लाइक अ मैसेंजर। डीएनए से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए आगे चल के प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए जो मैसेज है उसको प्रोवाइड करता है, और इस तरह से हमारा जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो हो पाता है, और प्रोटीन्स जो है फिर वो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। आरएनए के और भी रोल्स हैं मैसेंजर के अलावा। हमने पढ़ा है आरएनए के टाइप्स, तो आरएनए होता है, और टीआरएनए होता है, और एमआरएनए होता है। ये आरएनए के मेजर फॉर्म्स हैं। इसमें मैंने एमआरएनए के बारे में तो अभी आपको बताया कि ये मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, जबकि टीआरएनए जो होता है ये एडाप्टर की तरह एक्ट करता है। एडाप्टर का मतलब होता है कि ये अमीनो एसिड्स को पिक करता है साइटोप्लाज्म से और ट्रांसलेशन वाली प्लेस पर लेकर के आता है। वहीं राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये कैटालिटिक फंक्शन शो करता है, और ये राइबोसोम का फॉर्मेशन कराता है। मोस्ट ऑफ द राइबोसोम इज मेड बाय राइबोसोमल आरएनए, एंड सो राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरह से सबके सब आरएनए जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
In class 11th, you have already learnt the structures of nucleotides and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymers. तो किस तरह से न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं, कैसे न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स बनते हैं, इन सब के बारे में हम क्लास 11th में इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके थे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे वो रेप्लिकेट होता है, यानी कैसे वो डबल होता है, कैसे वो आरएनए को बनाता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, है ना, और कैसे दो आगे चल के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इन सब के बारे में हम अभी आने वाले पार्ट में इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट में फिर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारा ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें कैसे रेगुलेट हो सकती हैं। तो इसको एलिमेंट्री बेसिस पर यानी स्टार्टर बेसिस पर हम पढ़ेंगे। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमारे ह्यूमन जीनोम के लिए स्टडीज़ की गई और कैसे हमारे ह्यूमंस में कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस निकाला गया, जो कि पिछले डेकेड का काम था, पिछले डेकेड में ये काम हुआ है लगभग, और इससे हमारी जीनोमिक्स की जो है एक नई एरा स्टार्ट हो गई। लास्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे होती है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले तो हम जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यही वो एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है जो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, और हम देखेंगे कि इसकी रिलेशनशिप क्या है आरएनए के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है, यानी ये बहुत सारे मोनोमर्स से बनता है ना। और वो मोनोमर्स क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इट मींस बहुत सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में चेन बना लेते हैं तो हमारा डीएनए बनता है। तो लेंथ ऑफ डीएनए जो होती है वो आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना ही लंबा डीएनए होगा। और यहाँ पर आप क्या कैसे कैसे लेंथ को डिफाइन करोगे? ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर्ड टू एज बेस पेयर। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में इसको बीपी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड का जो पेयर है, अगर एक पेयर है, ठीक है ना, तो उसको हम बेस पेयर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे पेयर्स होते हैं और हमारा जो डीएनए है वो बन जाता है। तो हम डीएनए की लेंथ को हमेशा बेस पेयर्स में नापते हैं। और आप ये देखें कि जो डीएनए होता है उसकी कितनी लेंथ होगी, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डीएनए की लेंथ है वो अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरियोफेज, जिसको हम 5x174 कहते हैं, तो 5x174 जो बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर जो डीएनए है वो 5386 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है। वहीं लैम्डा बैक्टीरियोफेज के अंदर 48,502 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए होता है। ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं डीएनए में, जबकि हमारे ह्यूमंस बींग्स में जो हैप्लॉइड कंटेंट है डीएनए का उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। तो हमारे ह्यूमन बींग्स में हैप्लॉइड कंटेंट का मतलब 23 क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कंटेन हाउ मच डीएनए? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। तो इतना लंबा पॉलीमर है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि डीएनए क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इट मींस मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर बाइंड टू ईच अदर एंड देन दे फॉर्म डीएनए। इसके केमिकल स्ट्रक्चर को दोबारा से रिकैपिटुलेट करते हैं हम लोग। रिकैपिटुलेट मतलब दोबारा से रिवाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें हमें 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। पहला कंपोनेंट होता है बेस, जिसको नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है
शुगर जो कि पेंटोस शुगर होती है, ठीक है ना। जैसे कि आरएनए में कौन सी शुगर होगी, राइबोस शुगर, और डीएनए में कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर। और थर्ड थिंग होती है एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ऑल टुगेदर these three components make a nucleotide। इन तीनों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन्स, जिसमें एडनीन और ग्वानिन आ जाते हैं, और दूसरा ग्रुप होता है पायरिमिडीन्स, जिसमें साइटोसिन और यूरासिल एंड थायामीन ये तीनों आ जाते हैं। तो अगर हम एडनीन और ग्वानिन को देखें तो ये दोनों क्या हैं, प्यूरिन्स हैं। वहीं साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन क्या है, पायरिमिडीन्स, ठीक है ना। तो साइटोसिन तो आपको डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगी, लेकिन जो थायमीन है ये केवल आपको डीएनए में मिलेगी। वहीं जो यूरासिल है वो केवल आपको आरएनए में मिलेगी। यूरासिल आरएनए में किसकी जगह ले लेती है, थायमीन की। तो हमें आरएनए में क्या क्या देखने को मिलेगा, एडनीन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। वहीं हमको डीएनए में क्या क्या देखने को मिलेगा, एडनीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो हमें डीएनए और आरएनए में देखने को मिलते हैं। डीएनए में अगर थायमीन है तो अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो थायमीन को रिप्लेस कौन करता है, यूरासिल रिप्लेस करता है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। A nitrogenous base is linked to the OH of first prime pentose sugar through a N-glycosidic linkage to form a nucleoside such as adenosine और deoxyadenosine। देखिए, अगर एक नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, बेस, इसके साथ अगर एक शुगर जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये शुगर जो है ये राइबोस शुगर भी हो सकती है और डीऑक्सीराइबोस शुगर भी हो सकती है। तो शुगर और बेस जुड़ करके हमेशा न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है ना। और जो पोजीशन है जहां पर ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये जुड़ते हैं, तो वो पोजीशन क्या होती है, फर्स्ट प्राइम कार्बन। पेंटोस शुगर का जो फर्स्ट प्राइम कार्बन होता है वहां पर ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं। अब हमारे सामने ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देख सकते हैं कहां से कहां तक हम, ये 1 होगा, ये 2 होगा, यहां पर ये 2 वाला हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ कार्बन हो गया, और ये फिफ्थ कार्बन हो गया, ठीक है ना। तो पहला कार्बन कहाँ है, ये रहा फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे आप देख रहे हो क्या अटैच है, नाइट्रोजनस बेस अटैच है। सिमिलरली ये जो फर्स्ट प्राइम कार्बन है इस पर क्या अटैच है, नाइट्रोजनस बेस अटैच है। बात समझ में आ रही है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, और यहां पर क्या अटैच है, ग्वानिन, दिस इज अ नाइट्रोजनस बेस। साइटोसिन, फर्स्ट कार्बन। तो आपको यहां पर ये जो बताया गया है ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH of the first prime carbon of the pentose sugar. Why this sugar is called as pentose sugar? Because this sugar contains 5 carbons. That's why it is called as pentose sugar. Understand? आइए आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आगे हाँ, अगर हम देखें एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन, ये नाम क्यों है? एडिनोसाइन इज फॉर अगर शुगर हमारी राइबोस है, और डीऑक्सी एडिनोसाइन तब होगा जब शुगर हमारी डीऑक्सी राइबोस है, ठीक है ना? ग्वानोसाइन if sugar is ribose and deoxyguanosine is sugar is deoxyribose. Cytidine, deoxycytidine. Uridine, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली मैं रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ कर रहा हूँ, तो बीच में कॉल्स आ जाती हैं तो उससे इंटरप्शन हो जाता है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, यूरिडीन और डिऑक्सीथाइमिडीन, ऐसा क्यों है? देखिए, यूरिडीन तब है जब हमारी जो शुगर है वो राइबोस है, ठीक है, और राइबोस शुगर के साथ कौन सा बेस जुड़ा हुआ है? यूरासिल, ठीक है। बट अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है और उसके साथ बेस क्या जुड़ा हुआ है? थाइमीन, तो फिर हम क्या बोलेंगे? डिऑक्सीथाइमिडीन। इस तरह से न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं उनके नाम रखे जाते हैं। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज साइटिडीन, व्हाट इज यूरिडीन, व्हाट इज ग्वानोसिन, व्हाट इज एडिनोसिन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में न्यूक्लियोसाइड्स हैं और इनमें कौन कौन सी शुगर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। व्हेन a phosphate group is linked to the OH of 5' carbon of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide is formed. तो न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा? जब 5' कार्बन पर जो OH है उसके जगह पर OH के साथ आप क्या देखेंगे? फॉस्फेट अटैच हो जाए। तो देखिए, पांचवा कार्बन कौन सा है? पांचवा कार्बन ये रहा आपके सामने, पांचवा कार्बन ये रहा, दिस इज द फिफ्थ कार्बन, दिस वन इज द फिफ्थ कार्बन। इस फिफ्थ कार्बन के साथ आप देख रहे हो फॉस्फेट अटैच है। तो यहां पे देखिए, यहां देखिए, तो इसका मतलब अगर शुगर बेस और फॉस्फेट तीनों अटैच्ड हो जाते हैं तब हम क्या देखते हैं? तब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और ये जो लिंकेज है, जिससे कि ये जो लिंक है, ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? ये वाला है फॉस्फो ईस्टर लिंक या फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। तो हमें इस बॉन्ड का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, two nucleotides are linked through 3' 5' phosphodiester linkage। तो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है दैट इज द 3' 5' फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। तो फॉस्फोईस्टर लिंकेज क्या है ना? फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज क्या है? और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है? ये तीनों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, किधर किधर ये होते हैं, इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहां पर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है, यहां पर फॉस्फोईस्टर लिंकेज है, और ये वाला जो लिंकेज है दैट इज द फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। दिस वन is the phosphodiester linkage because this linkage connects two nucleotides। तो पहला न्यूक्लियोटाइड क्या है? देखिए, पहला न्यूक्लियोटाइड ये रहा, ठीक है, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये रहा आपके सामने। अब इनको जोड़ने वाला जो लिंकेज है वो क्या है? 3' 5' फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। तो इसको इस तरह से ध्यान रखिएगा। देखिए, ये वाला जो एंड है ये कौन सा कार्बन है?
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये थर्ड कार्बन है। और ये वाला कार्बन कौन सा है? पांचवा कार्बन है। तो अब आप समझ जाइए, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। तो तीसरे और पांचवें कार्बन को जोड़ने वाला जो लिंकेज है, जिसके कारण ये जो हमारा डाई न्यूक्लियोटाइड बना है, दैट इज कॉल्ड एज द 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। तो आपको तीनों बॉन्ड्स पता चल गए हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपके सामने है फिगर 6.1 में, और आप देखिए इसमें हमें सारे के सारे नाइट्रोजनस बेसिस दिखाई दे रहे हैं, ए, टी, जी एंड सी। ठीक है ना? तो बस अगर अब आप इसको आप और चाहें तो एलोंगेट कर सकते हैं, आप इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। अब जरा इसकी पूरी की पूरी उसमें देखें, एक तरफ तो 5 प्राइम कार्बन है जिस पे फॉस्फेट अटैच्ड है, और सेकंड जो एंड देखेंगे उस पर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो उसका मतलब ये वाला जो एंड होगा, ये 5 प्राइम एंड हो गया इस चेन का, और ये वाला एंड क्या हो गया? 3 प्राइम एंड हो गया। तो हमारी जो चेन है डीएनए की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हमारी चेन बन गई। और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम क्यों कहते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। एक तरफ तो 5 प्राइम एंड है और एक तरफ 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड है। फिफ्थ कार्बन की वजह से यहाँ फर्स्ट वाला, एंड दूसरा 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल की वजह से। तो इस तरह से आप इसको नेम भी कर सकते हैं। A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5 prime end of the sugar, which is referred to as 5 prime end of the polynucleotide chain. तो फिफ्थ प्राइम जो पोजीशन है उस पर आपको क्या मिलता है? एक फॉस्फेट लगा होता है ना? और दूसरे एंड पर, अदर एंड पर आपको क्या मिलता है? द शुगर हैज फ्री हाइड्रोक्सिल ऑफ 3 प्राइम कार्बन ग्रुप, विच इज रिफर्ड टू एज 3 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और दूसरी तरफ आपको 3 प्राइम OH मिलता है, जिसको हम 3 प्राइम एंड कहते हैं। थर्ड कार्बन के साथ वो OH अटैच्ड है, और एक तरफ क्या है? पांचवें कार्बन के साथ हमारा फॉस्फेट अटैच्ड है। तो इस तरह से हमारी चेन है, उसकी हम पूरी की पूरी नेमिंग कर सकते हैं। The backbone of the polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphates. The nitrogenous bases linked to the sugar moiety project from the backbone. See figure 6.1. तो यहां पर आप देखो, जो बैकबोन है वो कौन बना रहा है? बैकबोन बना रहा है हमारा शुगर और हमारा फॉस्फेट, जबकि नाइट्रोजनस बेस बाहर की तरफ है। ठीक है ना? बैकबोन बना रहा है शुगर और फॉस्फेट, जबकि नाइट्रोजनस बेसिस इससे बाहर की तरफ है। तो ये हमारी एक चेन बन गई। अब ऐसी एक और चेन हो यहां पर, और नाइट्रोजनस बेसिस बाहर की तरफ हो, तो हमारा जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपस में अटैच होकर के, बॉन्डिंग बना करके बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं आगे। इन आरएनए every nucleotide residue has an additional OH group present at the 2 prime position in the ribose. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। यहां पर इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए, क्योंकि ये डीएनए है, ये डीएनए की एक चेन दिखाई गई है आपको, तो यहां पर ये जो कार्बन है, देखिए ये कौन सा कार्बन है? फर्स्ट। ये हो गया सेकंड कार्बन। तो जो सेकंड कार्बन होता है, ये क्योंकि डिऑक्सीराइबोस शुगर है, डीएनए है तो कैसी शुगर हो गई? डिऑक्सीराइबोस। तो यहां पर H होता है, इधर यहां पर क्या होता है? H। यहां पर क्या होता है? H। यहां पर H। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर हम आरएनए देखें, तो आरएनए में जो सेकंड प्राइम कार्बन है, 2 प्राइम कार्बन है, उस पर क्या होता है?
OH। इट मीन्स यहां पर क्या होगा, OH। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो हमारे समझ में आ जाएगा। देखिए राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर आपके सामने है, दोनों की दोनों पेंटोस शुगर्स हैं। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, यू नो, 5 कार्बन्स ईच। एंड मैं आपके सामने पहले भी बता चुका हूँ नंबरिंग कैसे होती है। देखिए फर्स्ट कार्बन के साथ तो नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और उसके बाद ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ कार्बन हो गया। फिफ्थ कार्बन के साथ आप देखते हैं फिर फॉस्फेट अटैच होता है। अंडरस्टैंड? तो ये जो सेकंड कार्बन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए राइबोस में सेकंड कार्बन पे OH है, जबकि डीऑक्सीराइबोस में सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, एक एडिशनल OH ग्रुप होता है, एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है राइबोस शुगर में, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस शुगर। आई थिंक ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा।